हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री गैलेक्सी। आज हम पढ़ेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के बारे में। जीओसी हमने शुरू की थी, उसके अंदर इंट्रो एंड आफ्टर दैट इफ़ेक्ट्स, और उसके बाद बेयरस्टेइन थ्योरी, एंड उसके बाद हमने पढ़ी थी हीट ऑफ कंबशन। एंड उसके बाद जो हमारा टॉपिक था वो था रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। ठीक है, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स बेसिकली ये कुछ अनस्टेबल स्पीशीज होती हैं जो कि रिएक्शन के ड्यूरिंग बनती हैं। जैसे कि रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में, सो उस प्रोसेस के ड्यूरिंग रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हमारे पास जनरेट होते हैं। ठीक है, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स जो है वो हाईली रिएक्टिव स्पीशीज होती हैं एंड हाईली अनस्टेबल होती हैं एंड इनका टी हाफ जो है वो बहुत ही कम होता है। लाइफ टाइम जो है मतलब बहुत ही कम होता है। इंटरमीडिएट्स कुछ ऐसी स्पीशीज होती हैं जो कि हाईली रिएक्टिव होती है, मतलब वो कुछ टाइम के लिए बनेंगी और कुछ टाइम मतलब थोड़े टाइम के लिए बनती है और हाईली रिएक्टिव होती है। क्योंकि वो हाईली अनस्टेबल है। ठीक है, और मैंने आपको रिएक्शन दो टाइप की बताई थी। एक बताई थी आपको मैंने एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है, और सेकंड जो टाइप था वो था कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन एक स्टेप में हो जाती है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हमारे पास मल्टी स्टेप रिएक्शंस होती हैं। एलिमेंट्री रिएक्शन में इंटरमीडिएट बनता है और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में एलिमेंट्री रिएक्शन में ट्रांजिस्टेड बनती है और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में इंटरमीडिएट बनता है। अब डिपेंड करेगा कि हमारे पास वो जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है उसमें कितने स्टेप की है वो। ठीक है, लेकिन एलिमेंट्री रिएक्शन वन स्टेप जो रिएक्शन होगी उसमें कभी भी इंटरमीडिएट नहीं बनेगा, उसमें ट्रांजिशन स्टेट बनती है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट भी बनेगी और इंटरमीडिएट बनेगा। जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूँ आपके पास, देखिएगा ये मैंने एक एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ग्राफ बना रहा हूँ और ये एक टू स्टेप जो कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, ठीक है, उसके लिए ग्राफ बना रहा हूँ। वाई एक्सिस पे क्या आएगी, पोटेंशियल एनर्जी, वाई एक्सिस पे इधर भी पोटेंशियल एनर्जी। ये हो गया इधर रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ये हो गया इधर रिएक्शन कोऑर्डिनेट। वन स्टेप रिएक्शन मतलब एलिमेंट्री रिएक्शन की मैं बात करूं तो ग्राफ कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, रिएक्टेंट एंड ये चेंज हो जाता है प्रोडक्ट में। ठीक है, और इधर क्या बनती है, इधर बनती है ट्रांजिशन स्टेट जिसको डबल डैगर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब मैं बात करूं टू स्टेप रिएक्शन। सो टू स्टेप रिएक्शन का एग्जांपल ये ले लिया मैंने, जिसमें कि ये है रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, इधर बनेगा इंटरमीडिएट। ठीक है, और ऊपर क्या होंगे, इधर होगी ट्रांजिशन 1 और इधर होगी ट्रांजिशन 2। ठीक है, ये क्या है, ट्रांजिशन स्टेट्स हैं हमारे पास। इसमें इंटरमीडिएट बन नहीं रहा है क्योंकि एलिमेंट्री रिएक्शन है, ये एक मल्टी स्टेप रिएक्शन है, इसलिए इसमें क्या बन रहा है, इंटरमीडिएट बन रहा है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा और ये होगा सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में इंटरमीडिएट एज ए रिएक्टेंट बिहेव करेगा सेकंड स्टेप के लिए मल्टी स्टेप रिएक्शन में। ठीक है, इसके बाद देखिएगा जो रिएक्शन इंटरमीडिएट बनते हैं हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जो भी हम रिएक्शंस पढ़ेंगे उसमें 6 टाइप के रिएक्शन इंटरमीडिएट्स बनते हैं। ठीक है, उसमें सबसे पहले जो आएगा वो आएगा कार्बोकटायन, फिर आता है कार्बन फ्री रेडिकल, फिर आता है कार्बन अनायन, फिर आता है कार्बीन, क्या आता है जी, कार्बीन, फिर आता है जी हमारे पास नाइट्रीन, और एट लास्ट हमारे पास आती है जी बेंच आइन। क्या आती है, बेंच आइन। ये हमारे पास ये तीनों हमें पढ़ने हैं क्योंकि ये जेई, नीट एंड सीबीएसई बोर्ड्स, ठीक है, इनके अंदर इन तीनों पर पूछा जाता है। ये तीनों एडवांस हैं थोड़े से, क्या है जी, ये एडवांस हैं। ये आपके नेट, गेट एंड जैम और कुछ हद तक कार्बीन जो है ना, कार्बीन, ये आपका पूछ लिया जाता है जेई एडवांस में। ये है कार्बीन। कार्बीन दो टाइप का होता है, एक होता है हमारे पास में सिंगलेट कार्बीन और एक होता है हमारे पास में ट्रिपलेट कार्बीन। दोनों की स्टेबिलिटी अलग होती है, वो बाद की बातें हैं। ठीक है, इसको डिस्कस हम करेंगे। ये जो है ये है, इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम नाइट्रीन। और ये जो हमारे पास है ये होती है जी
बेंज आइन, ठीक है। और ये जो आपको बॉन्ड दिख रही है ना, ये एक बॉन्ड नहीं है। आपको दिख रहा होगा भाई ये एक सिग्मा बॉन्ड, ये एक पाई बॉन्ड, ये भी पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड नहीं है। ये क्या होता है देखिएगा, हमारे पास जो बेंज आइन इंटरमीडिएट होता है उसमें ये हमारे पास में होगी है सिंपल बेंजीन। बेंज आइन में एक ट्रिप आपको एक बॉन्ड यहाँ और दिख रही होगी, आप सोच रहे हैं कि पाई बॉन्ड है सेकंड, लेकिन ये पाई बॉन्ड नहीं है। यहाँ पर ये जो दो कार्बन हैं इनके जो पी ऑर्बिटल्स हैं ना, कौन से, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, इस कार्बन का भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, इन दोनों के ओवरलैप से इंटरेक्शन से बनती है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इन तीनों के बारे में, ये जो हमारा कार्बोकटाइन, कार्बोनाइन और रेडिकल के बारे में हम अब डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हमने जो मैं पहले एक बार वीडियो देख लेता हूँ, चल रही है नहीं, ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं, अब जो अगला टॉपिक होगा हमारा वो होगा जो हमारा इंटरमीडिएट है उसकी। अब देखो ये जो है कि अब मैं आपके साथ बात करूँ, कार्बोकटाइन का स्ट्रक्चर कुछ होता है ऐसे, ठीक है। ये वैकेंट पी ऑर्बिटल हो गया। कार्बोनाइन, कार्बन फ्री रेडिकल की बात करूँगा, उसका भी आपको यही देखने को मिलेगा। कार्बोनाइन की बात करूँगा तो उसके अंदर आपको एक तरीके से ये देखने को मिलता है। ये जो है ये है कार्बोकटाइन, ये है कार्बन फ्री रेडिकल, ये है कार्बोनाइन। ये जो दोनों रेडिकल्स हैं हमारे पास, देखिएगा इनमें हम एक हमारे पास रूल होता है ऑक्टेट रूल। क्या होता है जी हमारे पास, ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या कहते हैं जी, जिस भी जो भी एटम, जो भी एलिमेंट 8 इलेक्ट्रॉन अपने अंदर एक्वायर कर लेता है तो स्टेबल हो जाता है। कुल मिला के अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए ना, मतलब ऑक्टेट पूरा हो जाए तो उसका वो स्टेबल माना जाता है, ठीक है। अब हम बात करें कार्बोकटाइन की, कार्बन फ्री रेडिकल की, दोनों के अंदर हम इलेक्ट्रॉन गिन लेते हैं। देखिएगा इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन, इसके 2, इसके 2, कितने इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होगी, ये 6 इलेक्ट्रॉन होगी। किसमें, कार्बोकटाइन में। कार्बन ये क्या है, ये फ्री रेडिकल, और ये है आपका कार्बोनाइन, और ये क्या है आपका कार्बोकटाइन, ठीक है। इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, और इसमें गिनेंगे तो 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7 इलेक्ट्रॉन। इसमें इलेक्ट्रॉन गिनिएगा 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और 2 ये, इसमें हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये तो क्या कर गया, ऑक्टेट रूल क्या कर गया, एक्सीड कर गया। तो ये जो कार्बोनाइन होता है ना, ये एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती है। क्या होती है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती है। फ्री रेडिकल जो है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब ऑक्टेट रूल से पूरा होने में 1 इलेक्ट्रॉन कमी है। अगर इसको 1 इलेक्ट्रॉन हम दे देना, 1 इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा, और इसको अगर 2 इलेक्ट्रॉन हम दे देना तो ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा। तो कहने का मतलब इसमें ऑक्टेट रूल से 8 से इसमें 1 कम इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 है कम। तो ये जो दोनों है ना, ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगी, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होंगी। क्या होंगी जी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होंगी। तो अब बात क्या आई, कार्बोकटाइन और कार्बन फ्री रेडिकल आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, कार्बोनाइन इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, ठीक है। ये मुझे आपको बताना था। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं, जो हमारा आज का कंसर्न टॉपिक है वो कुछ ऐसा है कि हमें स्टेबिलिटी देखनी है जी। किसकी स्टेबिलिटी देखनी है, इंटरमीडिएट्स की। तो सबसे पहला हम ले लेते हैं कार्बोकटाइन। क्या ले लेते हैं जी, कार्बोकटाइन। ये क्या हो गया, कार्बोकटाइन। कार्बोकटाइन और कार्बन फ्री रेडिकल यहीं पर ले देता हूँ, कार्बोकटाइन एंड कार्बन फ्री रेडिकल दोनों का सेम ऑर्डर होगा स्टेबिलिटी का। क्यों, क्योंकि दोनों ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। अब देखिएगा, पॉजिटिव चार्ज हो या आपके पास नेगेटिव चार्ज हो, दोनों को जब हम कम करेंगे तो ये स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे। हिंदी में लिख दिया है बात, देखो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, अगर दोनों कम हो रहे हैं ना तो स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे।
ठीक है। पॉजिटिव चार्ज कम कब होगा, जब उसको हम इलेक्ट्रॉन दे देंगे। नेगेटिव चार्ज कम कब होगा, जब उससे इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, ठीक है। सो पॉजिटिव चार्ज है और जो नेगेटिव चार्ज है दोनों न्यूट्रलिटी की तरफ कब जाएंगे, जब दोनों ही चार्ज कम होंगे, ध्यान रखना, ठीक है। जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, जिस भी स्पीशीज पर, जिस भी एटम पर पॉजिटिव चार्ज है, अगर हम उसको इलेक्ट्रॉन देंगे तो वो स्टेबल होगा, सीधी बात है भाई। पॉजिटिव चार्ज कम कब होगा, जब उसको हम नेगेटिव चार्ज देंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा जब पॉजिटिव नेगेटिव बराबर हो जाएगा तो न्यूट्रल हो जाएगा, और न्यूट्रल हो जाएगा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। अब कार्बोकैटायन और कार्बन रेडिकल दोनों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, इन पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वो ग्रुप जो कि इनको इलेक्ट्रॉन देंगे वो इनको स्टेबल करेंगे। सो कार्बोकैटायन और कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन से होते हैं, वो ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हो, जो कि अपने से दूर इलेक्ट्रॉन फेंकते हो, चाहे वो फेंके इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग हो कोई, या फिर एल्काइल साइड चेन हो। और आपको मैंने देखिएगा 3 इफेक्ट पढ़ाए थे, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, एंड इंडक्टिव। ये परमानेंट इफेक्ट थे। किसके इफेक्ट थे, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन सिग्मा बॉन्ड के इफेक्ट थे और परमानेंट इफेक्ट थे। इन तीनों की मैंने आपको बताया था, एप्लीकेशन कराऊंगा क्वेश्चंस में। तो इन तीनों इफेक्ट्स का यूज हो रहा है किसमें, कार्बोकैटायन की, कार्बोनाइन की और कार्बन फ्री रेडिकल की, मतलब रिएक्शन इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी बताने के लिए। ये एप्लीकेशन हो गया उन इफेक्ट्स का एक तरीके से, और उन इफेक्ट्स का यूज कर क्या बता रहे हैं हम, स्टेबिलिटी बता रहे हैं किसकी, कार्बोकैटायन की, फ्री रेडिकल की और कार्बोनाइन की, ठीक है। अब देखो वो हमारे पास 3 इफेक्ट थे, प्लस आर था, प्लस एच था और प्लस आई था। ऐसे ही विद रिस्पेक्ट माइनस आर, माइनस एच एंड माइनस आई, ठीक है। ये हमारे पास है। ये जो ग्रुप्स हैं, ये जो इफेक्ट्स हैं, ये एक तरीके से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का काम करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम करते हैं। तो देखना, कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, प्लस आर, प्लस एच एंड प्लस आई के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी माइनस आर, माइनस एच एंड माइनस आई, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो ग्रुप्स हैं ये इन पर इलेक्ट्रॉन देंगे, इनको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो इनकी स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे, और ये जो ग्रुप्स हैं ये इनसे इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, इनके पास तो पहले इलेक्ट्रॉन कमी है और खींच लेंगे और अनस्टेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया कार्बोकैटायन और कार्बन फ्री रेडिकल के लिए। अब मैं बात करूँ स्टेबिलिटी, क्या बात करूँ मैं बात करूँ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन। देखिएगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन इनके अपोजिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी माइनस आर, माइनस एच और माइनस आई ग्रुप के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी प्लस आर, प्लस एच और प्लस आई के। क्यों, क्योंकि ये सब इफेक्ट कार्बोनाइन से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, और कार्बोनाइन से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये न्यूट्रल हो जाएगा और ये स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। सो ये ऑर्डर था स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोनाइन एंड फ्री रेडिकल, ठीक है। अब हम इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है जेईई और नीट के एग्ज़ाम के लिए। देखिएगा, हमें बताना क्या है, हमें बताना है सबसे पहले देखिएगा डिक्रीजिंग, क्या बताना है जी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। क्या बताना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। मतलब सबसे पहले कौन सा आप कंपाउंड लेंगे, कौन सा ऑप्शन लेंगे जिसमें उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, फिर धीरे उससे कम स्टेबिलिटी, उससे कम, डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलना है हमें, ठीक है। अब देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, उसमें फर्स्ट है जी, देखना CH3 पॉजिटिव एंड CH2 पॉजिटिव, CH3, CH पॉजिटिव, 2 CH3 और C पॉजिटिव, और यहाँ हो जाएंगे 3 CH3, यहाँ 2 CH3 हो गए। ये देखना, ये हमने कार्बोकैटायन के लिए लिखा, ऐसे ही सेम किसके लिए लिख देंगे हम,
हम लिख देंगे फ्री रेडिकल के लिए। किसके लिए जी? फ्री रेडिकल के लिए। ठीक है, और ऐसे ही हम लिख देंगे कार्बन आयन के लिए। ठीक है, ये है क्वेश्चन। देखना इस क्वेश्चन में क्या बताना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ये हमारे पास कार्बोकेटायन है, ये हमारे पास ये हमारे पास क्या है, कार्बन फ्री रेडिकल है, और ये हमारे पास क्या है, कार्बन आयंस। इसको मैं नंबरिंग दे देता हूँ 1 2 1 1 2 3, ये भी हो गया 3, और ये 4 4 4। देखिएगा ये सब कार्बोकेटायन है, कार्बन फ्री रेडिकल है, कार्बन आयन है। अब सबसे पहले कार्बोकेटायन की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जब भी आपको मैंने बताया था 3 इफेक्ट थे, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव, और तीनों के अंदर हमें बताना था इफेक्टिवनेस का ऑर्डर, मतलब कौन डोमिनेट करेगा। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया था रेजोनेंस डोमिनेट करेगा हाइपर कंजुगेशन पे, और सबसे लास्ट में होगा इंडक्टिव इफेक्ट। लेकिन हेलोबेंजीन्स, मतलब बेंजीन पर कोई भी हेलोजन ग्रुप अटैच हो तो उसके केस में इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट करता है। किस पर? इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट करता है रेजोनेंस इफेक्ट पर। ये वाला केस ध्यान रखना, स्टार मार्क कर रहा हूँ। लेकिन इन जनरल रेजोनेंस सबसे ज़्यादा, फिर हाइपर कंजुगेशन, फिर इंडक्टिव। इन सभी में आप देखिएगा, इन सभी में मैं सबसे पहले कार्बोकेटायन की बात कर लेता हूँ, क्योंकि कार्बोकेटायन का जो ऑर्डर होगा भाई फिर रेडिकल का होगा, और जो कार्बोकेटायन और फिर रेडिकल का ऑर्डर होगा उससे जस्ट अपोजिट कार्बन आयन का होगा। तो कार्बोकेटायन का ऑर्डर हम निकाल लेते हैं, फिर ये अपने आप आ जाएंगे। देखिए ये CH3 पॉजिटिव, ये क्या है, इस पर CH2 पॉजिटिव से एक मिथाइल ग्रुप अटैच है, यहाँ CH पॉजिटिव से 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है, यहाँ C पॉजिटिव से, मतलब कि कार्बोकेटायन से 3 मिथाइल ग्रुप अटैच है। मिथाइल ग्रुप आप ध्यान रखना, मिथाइल ग्रुप जो है मैंने बताया हुआ है, ये +I दिखाता है और +H इफेक्ट दिखाएगा, रेजोनेंस इफेक्ट दिखाएगा नहीं, क्योंकि उस पर लोन पेयर वगैरह नेगेटिव चार्ज नहीं वगैरह है ही नहीं, तो +I इफेक्ट दिखाएगा और +H इफेक्ट दिखाएगा। अब देखना यहाँ पर ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इससे जुड़ा हुआ कोई कार्बन नहीं है, तो यहाँ अल्फा कार्बन है ही नहीं। यहाँ एक अल्फा कार्बन है, और यहाँ 2 अल्फा कार्बन है, और यहाँ 3 अल्फा कार्बन है। बता देता हूँ, देखो एक एल्कीन आपके पास, ये आपके पास एल्कीन होगी, ठीक है। इस एल्कीन के जो 2 कार्बन है, इससे जुड़ा हुआ जो कार्बन होगा वो अल्फा कार्बन होगा, इससे जस्ट जुड़ा हुआ जो कार्बन होगा अल्फा कार्बन होगा, इस कार्बन से जस्ट जुड़ा हुआ जो कार्बन होगा अल्फा कार्बन होगा, इस कार्बन से जस्ट जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन होगा, और इन पर जो हाइड्रोजन्स होंगे ना जी, वो क्या होंगे, अल्फा हाइड्रोजन्स। तो मेरे कहने का मतलब एक एल्कीन है, उस एल्कीन से जस्ट जुड़े हुए जो कार्बन होंगे ना वो सब अल्फा कार्बन होंगे, और उन अल्फा कार्बन्स पर जो हाइड्रोजन होंगे ना वो अल्फा हाइड्रोजन होंगे, और वही काम आते हैं हाइपर कंजुगेशन में। अगर किसी कंपाउंड में 0 अल्फा कार्बन है तो वहाँ अल्फा हाइड्रोजन भी 0 होंगे और हाइपर कंजुगेशन होगी नहीं, ठीक है। सो इस केस में हाइपर कंजुगेशन है नहीं। यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं, कितने हैं, 3। यहाँ कितने अल्फा हाइड्रोजन्स हैं, 6, और यहाँ कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं, 9, ठीक है। अब देखो आप कहोगे कि आप एक बात बताओ, आप ऐसे भी तो कर सकते हो इसको, यहाँ +I इफेक्ट, ये जो CH3 ग्रुप है ये +I और + दोनों शो कर रहा है, आप +H क्यों ले रहे हैं, आप इंडक्टिव इफेक्ट मान लीजिए, तब भी ये ऑर्डर आएगा कि इसमें एक मिथाइल ग्रुप है, इसमें 2, इसमें 3, मतलब ये 3 मिथाइल ग्रुप है, तो इस पर जो आपका C पॉजिटिव है इस पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा रही है, यहाँ पर उससे कम जा रही है, और यहाँ पर उससे कम जा रही है, और यहाँ तो है ही नहीं। तो आप फिर क्यों कह रहे हैं कि मैं हाइपर कंजुगेशन मान के चलूँगा, इंडक्टिव भी तो लग रहा है। लेकिन मैंने कहा था हाइपर कंजुगेशन जो है वो डोमिनेट करता है इंडक्टिव पर, तो यहाँ हम हाइपर कंजुगेशन चलेंगे। इनके पीछे जो मैं ये ऑर्डर बताऊंगा इसके पीछे रीजन क्या रहेगा, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, ठीक है। तो ऑर्डर देखना, सब जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन्स उतने ज़्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर, और उतनी ही ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन, और उतना ही वो कार्बोकेटायन के पास इलेक्ट्रॉन जाएंगे, और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जाएंगे कार्बोकेटायन के पास वो उतना ही स्टेबल होगा। तो सबसे स्टेबल है 4th, फिर उससे
कम स्टेबल है थर्ड, देन सेकंड, और सबसे कम है स्टेबल कार्बोकेटाइन जो सबसे कम स्टेबल होगा फर्स्ट, क्योंकि यहाँ एक भी अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। फिर यही ऑर्डर होगा हमारे पास किसका, यही ऑर्डर होगा फ्री रेडिकल का, फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट। और जो कार्बन आयन है इसके केस में जस्ट उल्टा, फर्स्ट सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर सेकंड, फिर थर्ड और फिर फोर्थ। ये ऑर्डर आ गया हमारे पास कार्बन आयन का, ये ऑर्डर है फ्री रेडिकल का, और ये है ऑर्डर कार्बोकैटायन का। और क्या है इसके पीछे, जो ये ऑर्डर आ रहा है इसके पीछे रीजन क्या है, और रीजन है बड़े बड़े अक्षरों में लिख रहा हूँ जी, देख लीजिएगा, वो है हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। ठीक है, सो ये क्वेश्चन सोल्व हो गया है, ऑर्डर बता दिया हमने, रीजन था हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। अब आपको मैं एक क्वेश्चन और करा देता हूं जिसमें कि आपको एक कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा, जो कि है आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन का। देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन की बात करता हूं, और इस क्वेश्चन में फर्स्ट जो होगा वो मेरा होगा CH3 पॉजिटिव, CD3 पॉजिटिव, CT3 पॉजिटिव। उसके बाद इनके ही क्या ले लेंगे, फ्री रेडिकल, CH3 रेडिकल, CD3 रेडिकल, CT3 रेडिकल, एंड थर्ड वन इज CH3 नेगेटिव, CD3 नेगेटिव, CT3 नेगेटिव। अब हमें इनकी स्टेबिलिटी को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ये आपको पता ही है कि रेजोनेंस सबसे ज़्यादा हमारा क्या होगा, प्रायर, फिर हाइपर कंजुगेशन, फिर इंडक्टिव। और अब मैं बता देता हूँ, जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन उसके 3 आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, सेकंड वन इज ड्यूटेरियम, एंड थर्ड वन इज ट्रिटियम। ये हैं आइसोटोप्स। क्या है जी, ये है आइसोटोप्स किसके, हाइड्रोजन के। देखिएगा, आइसोटोप क्या होता है, जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, मास नंबर डिफरेंट हो। आइसोटोप क्या होते हैं जी, जिनका एटॉमिक नंबर क्या हो, सेम हो, और मास नंबर क्या हो, मास नंबर हो डिफरेंट। वो क्या होते हैं हमारे पास में, वो होते हैं आइसोटोप्स। ठीक है, अब यहाँ पर बात करूँ, देखिएगा ये सभी जो कंपाउंड्स आप देख रहे होंगे, इनके अंदर मैं अगर पॉजिटिव चार्ज को पकड़ लूँ तो देखना इस पॉजिटिव कार्बन से और कार्बन जुड़ा हुआ नहीं है, यहाँ भी कोई कार्बन जुड़ा हुआ नहीं। पिछले एग्जाम्पल में इस पॉजिटिव से 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन जुड़े हुए थे, यहाँ कोई कार्बन नहीं है, तो यहाँ हाइपर कंजुगेशन तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होंगे, तो हाइपर कंजुगेशन लगेगा नहीं। लोन पेयर वगैरह है नहीं, तो रेजोनेंस भी नहीं लगेगा। तो बच क्या गया, इंडक्टिव। क्या बच गया, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट देखेंगे, देखिएगा डिफरेंस क्या है, यहाँ है हाइड्रोजन, यहाँ ड्यूटेरियम, यहाँ ट्रिटियम, यहाँ भी HDT, मतलब क्या फ़र्क आ रहा है, फ़र्क आ रहा है एक जगह है हाइड्रोजन, एक जगह ड्यूटेरियम, एक जगह ट्रिटियम। अब देखिएगा प्लस आई, अब ये बात आपको थोड़ा सा दिमाग में अपने जहन में रखनी पड़ेगी। प्लस आई ऑर्डर किसका, प्लस आई ऑर्डर किसका, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स का, वो होता है ट्रिटियम का सबसे ज़्यादा, फिर ड्यूटेरियम और फिर हाइड्रोजन। ये ऑर्डर होता है प्लस आई का, किसका, प्लस आई का। किसके बारे में, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स के बारे में बता रहा हूँ। ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स का प्लस आई का ऑर्डर है। और ये क्यों है, क्योंकि जो हमारे पास देखिएगा, मैं ये यहाँ पर बना दूँ, ये अपना है हाइड्रोजन, ठीक है, और ड्यूटेरियम क्या है, उसका मास बढ़ गया है, तो वो इससे बॉन्ड जो बनाएगा ना, वो ये बॉन्ड बड़ी होगी CH की, CD की बॉन्ड इससे छोटी होगी, और जो हमारा CT होगा उसकी बॉन्ड तो बिल्कुल छोटी होगी। और ऐसा क्यों है, जो ट्रिटियम जो है वो कार्बन के न्यूक्लियस के पास होता है, उससे दूर होता है ड्यूटेरियम, और उससे भी दूर होता है हाइड्रोजन। मतलब CH की जो बॉन्ड है वो सबसे बड़ी है, फिर CD की बॉन्ड है, और फिर CT की बॉन्ड है। ये मैंने किसका ऑर्डर बताया है, ये बताया है बॉन्ड स्ट्रेंथ का, इसका ऑर्डर बताया है, ये ऑर्डर बताया बॉन्ड लेंथ का, सॉरी, ये ऑर्डर मैंने जो बताया है ये बताया बॉन्ड लेंथ का। और बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखूँ तो सबसे ज़्यादा CT की, फिर CD की, और सबसे आखिरी में CH की। ये किसका ऑर्डर है, ये बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। तो ये बॉन्ड जल्दी टूटेगी, CT की बॉन्ड सबसे लेट टूटेगी। क्यों, क्योंकि ये कार्बन न्यूक्लियस सबसे पास है। और वो क्यों होता है वो देखिएगा,
इसके पीछे रीज़न होता है ओसिलेशन फ्रीक्वेंसी। रीज़न क्या होता है इसके पीछे? इसके पीछे रीज़न होता है बॉन्ड की ओसिलेशन फ्रीक्वेंसी। बॉन्ड की ओसिलेशन फ्रीक्वेंसी, CH की बॉन्ड की ओसिलेशन फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, CD की CH की बॉन्ड से और भी कम होती है, और CT की तो ओसिलेशन फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम है, इसलिए ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाता है। तो इस वजह से ट्रीटियम का प्लस आई सब ज़्यादा हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल जो होगा ना, सबसे ज़्यादा जो स्टेबल होगा वो C3 पॉजिटिव आयन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। सो ऑर्डर होगा थर्ड, सेकंड एंड फर्स्ट, क्योंकि CT3 में T की प्लस आई सबसे ज़्यादा है D और H से। ठीक है, ट्रीटियम की सबसे ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट दिखाता है, देन ड्यूटेरियम, देन एंड हाइड्रोजन। यहाँ भी सेम ही ऑर्डर होगा, थर्ड सबसे ज़्यादा, सेकंड, फिर फर्स्ट। लेकिन एनायन के केस में इनसे जस्ट उल्टा, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, सो ये क्वेश्चन कर लिया है। ये क्वेश्चन किस पे बेस्ड था? इंडक्टिव इफेक्ट पे बेस्ड था। इसके पीछे रीजन था इंडक्टिव इफेक्ट, और वो किसका? हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम का। और सबसे ज़्यादा होता है प्लस आई इफेक्ट ट्रीटियम का, ड्यू टू इट्स लो ओसिलेशन फ्रीक्वेंसी। सो ये था आज का हमारा लेक्चर ऑन रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। हमने रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के बारे में पढ़ा, जो कि 6 हमारे पास डिफरेंट टाइप के रिएक्शन इंटरमीडिएट्स थे। उसके बाद में हमने उनके अंदर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन रिच देखे, कौन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, कौन इलेक्ट्रॉन रिच है।